पोएट्स एंड पैनकेक्स। अशोका मित्रन के द्वारा लिखी गई एक बुक माय इयर्स विद बोस का एक छोटा सा पार्ट है। यह 1940 के दौरान चेन्नई में एसएस वासन एक फिल्म इंडस्ट्री का निर्माण करते हैं जिसका नाम रहता है जेमिनी स्टूडियो। इस बुक को अशोका मित्रन जेमिनी स्टूडियो में बिताए हुए पल को याद करते हुए लिखते हैं। यहाँ पोएट्स उन कवियों को बोला जा रहा है जो जेमिनी स्टूडियो में काम करते थे, और पैनकेक्स ये एक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का ब्रांड हुआ करता था जिसे जेमिनी स्टूडियो ट्रक में भर भर कर खरीदा करता था। इस कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के ब्रांड को वहाँ पे काम कर रहे एक्ट्रेसेस के मेकअप के लिए यूज किया जाता था। ग्रेटा गार्बो, मिस गोहार, विजयंती माला जैसे कई एक्ट्रेसेस ने इसे खूब यूज किया होगा, लेकिन ऐसे भी एक्ट्रेसेस थी जो इसका नाम तक नहीं सुनी थी, जैसे रति अग्निहोत्री। जेमिनी स्टूडियो का मेकअप डिपार्टमेंट जेमिनी स्टूडियो के ऊपरी तल्ले पर थी, जहां माना जाता था एक समय रॉबर्ट क्लाइव्स के घोड़ों का स्टेबल हुआ करता था। जेमिनी स्टूडियो का मेकअप डिपार्टमेंट एक हेयर कटिंग सैलून की तरह था, जिसके चारों तरफ बड़े बड़े बल्ब लगे हुए थे, जिसकी गर्मी उन बेचारे एक्ट्रेसेस को बर्दाश्त करना पड़ता था जो मेकअप करने के लिए अंदर लाए जाते थे। उन दिनों मेकअप डिपार्टमेंट को संभालने वाला एक व्यक्ति बंगाली था। जब वहाँ पे काम करके वो बहुत बड़ा आदमी बन जाता है, तब जेमिनी स्टूडियो को छोड़कर वो कहीं और चला जाता है। फिर उसके बाद एक महाराष्ट्रियन आकर उस जेमिनी स्टूडियो के मेकअप डिपार्टमेंट को संभालता है। इनके साथ कई लोग काम करते हैं जो हमारे देश के डिफरेंट जगहों से आए हुए थे। यहाँ पर कई धर्म के लोग एक साथ काम करते थे। इसी कारण से जेमिनी स्टूडियो के मेकअप डिपार्टमेंट को नेशनल इंटीग्रेशन पॉइंट बुलाया जाता था, क्योंकि ये राष्ट्र एकता की बहुत बड़ी पहचान थी। ये सारे लोगों में टैलेंट की कोई कमी नहीं थी। ये अच्छे खासे दिखने वाले एक्टर के शक्ल को राक्षसों का शक्ल दे देते थे, और ये सब संभव हो पाता था पैनकेक के प्रोडक्ट से। उन दिनों फिल्म का शूटिंग ज्यादातर रूम के अंदर ही होता था। सिर्फ 5% फिल्म ही आउटडोर शूटिंग किया जाता था। इस मेकअप डिपार्टमेंट में मेकअप के लिए एक हायरार्की मेंटेन की जाती थी। जो वहाँ पे चीफ मेकअप मैन थे वो वहाँ के चीफ एक्ट्रेस और एक्टर का मेकअप करते थे, और जो सीनियर असिस्टेंट थे वो सेकंड एक्ट्रेस और एक्टर का मेकअप करते थे, और जो जूनियर असिस्टेंट था वो मेन कॉमेडियन और बाकी लोगों का मेकअप किया करते थे। और जब भी फिल्मों में क्राउड शूटिंग होती थी तो उस क्राउड के मेकअप के लिए वहाँ पे एक ऑफिस बॉय रखा गया था। यहाँ तक कि जेमिनी स्टूडियो के मेकअप डिपार्टमेंट के लिए भी एक ऑफिस बॉय था। आप इस पे अंदाजा लगा सकती हो कि वो मेकअप डिपार्टमेंट कितना बड़ा था। जब फिल्मों में क्राउड शूटिंग होती थी तब ये ऑफिस बॉय बाल्टियों में रंग भर भर कर वहाँ पर एक्टर्स को पोता करता था। इन मेकअप के प्रोडक्ट्स को उनके चेहरों पर ऐसे लगाई जाती थी जैसे घर की दीवारों को पेंट किया जाता है, ताकि चेहरे के एक एक दाग धब्बे को छुपा दिया जाए। ये ऑफिस बॉय सिर्फ नाम मात्र एक बॉय था, क्योंकि इसका एज लगभग 40 साल था। जब ये फिल्म इंडस्ट्री को ज्वाइन किया था उस समय इसके बहुत सारे सपने थे। ये सोचा था यहाँ पे काम करके हम एक दिन बहुत बड़ा स्टार एक्टर बन जाएंगे, या फिर डायरेक्टर या लिरिक्स राइटर बन जाएंगे। अशोका मित्रन एक ऐसे केबिन के अंदर बैठकर काम करते थे जिसके दोनों तरफ फ्रेंच खिड़कियां लगी हुई थी। इनका काम बस इतना ही था कि वो न्यूज़पेपर को पढ़ते थे और न्यूज़पेपर से इम्पोर्टेंट क्लिप्स को काट कर फाइल में स्टोर करके रख लेते थे, और कभी कभी अपने हाथों से भी रिपोर्ट को तैयार करके अपने बॉस एसएस वासन को सौंप देते थे। ये दिन भर ऑफिस में बैठे रहते थे। इसी कारण से वहाँ पे काम कर रहे और लोग समझते थे अशोका मित्रन तो बस बैठे बैठे पैसा ले जाता है। इसी कारण वहाँ पे जब भी किसी भी वर्कर को ज्यादा काम पड़ती थी वो अपने काम को हल्का करने के लिए अशोका मित्रन के पास आता था और अपने काम को बांट लेता था। अशोका मित्रन का पहचान वहाँ पे एक एक व्यक्ति से हो चुकी थी। इस स्टूडियो में और एक व्यक्ति काम करता था जिसका नाम था कोठामंगलम सुब्बू। ये एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करता था। कोठामंगलम सुब्बू फिल्म इंडस्ट्री के मालिक के सबसे भरोसेमंद आदमी था, और इसी कारण से नंबर 2 के स्थान पर इनको रखा गया था, और पहले स्थान पर एसएस वासन खुद थे। भले ही ये उतना पढ़ा लिखा नहीं था जितना कि ऑफिस बॉय, लेकिन इन्हें काम करने का अनुभव बहुत ही अच्छा थी। ये हमेशा खुश रहने वाला इंसान था। इन्हें किसी भी बात पर दुख नहीं होती थी, यहाँ तक कि इनके द्वारा बनाई गई फिल्म फ्लॉपी क्यों ना हो जाए। इस फिल्म इंडस्ट्री को चलाने में सबसे बड़ा योगदान सुब्बू का ही था।
क्योंकि ये हर सीन को बड़ी आसानी से करने का तरीका बता देते थे। एक बार एसएस वासन को एक कॉमेडी पिक्चर में एक सीन डालनी थी और वो सीन ऐसा था कि एक चूहा एक शेरनी से लड़ेगा और लड़ाई के दौरान शेरनी की मौत हो जाएगी और चूहे को शेरनी के बच्चों पर बड़ा दया आएगी और वो चूहा उन शेरनी के बच्चों के लिए प्यार दिखाएगा। ऐसे सीन को कैसे एक्ट किया जाए ये किसी को वहां समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन कोठामंगलम सुब्बू तुरंत ही 4 ऑप्शन बता देते हैं कि ऐसे सीन को एक्ट कैसे किया जाए। जब एसएस वासन को इनमें से कोई ऑप्शन पसंद नहीं आता है तब सुब्बू और 20 ऑप्शन बता देते हैं। इसी टैलेंट की वजह से कोठामंगलम सुब्बू अपने मालिक के सबसे करीब में था। सुब्बू बहुत ही ईमानदार आदमी था। ये हमेशा लोगों को मदद करता था। इसी कारण से लोग इसको मानते भी खूब थे, सिर्फ एक व्यक्ति को छोड़कर, और वो था ऑफिस बॉय। ये मानता था कि लोग उसके टैलेंट को इग्नोर करते हैं सिर्फ और सिर्फ सुब्बू की वजह से। इसी कारण से ये हमेशा फ्रस्ट्रेट रहा करता था और गुस्से से अपना बोरिंग स्टोरीज अशोका मित्रन के पास आके सुनाया करता था। अब सुब्बू जिस डिपार्टमेंट में बैठा करता था वो डिपार्टमेंट था स्टोरी डिपार्टमेंट। इस डिपार्टमेंट में बहुत सारे लोग थे, जैसे स्टोरी राइटर, पोइट्स, लिरिक्स राइटर और एक लॉयर। एक लीगल एडवाइजर का काम होता है दूसरे को मुसीबत से बचाना, लेकिन यहाँ पे काम कर रहे लीगल एडवाइजर का काम ही कुछ उल्टा ही होता था। ये लोगों को बचाते कम थे, मुसीबत में ज्यादा डालते थे। एक बार एक हाईली टैलेंटेड एक्ट्रेस किसी बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो गुस्से से सुनाने लगती है। वहीं पर ये लीगल एडवाइजर भी खड़ा था कि टैप रिकॉर्डर को ऑन कर देता है और वो एक्ट्रेस जो जो बोलती है सारी बात उस टैप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हो जाती है। जब वो सांस लेने के लिए रुकती है तब ये लीगल एडवाइजर बोलता है 1 मिनट प्लीज, और वो टैप रिकॉर्डर को रिवर्स करके प्ले कर देता है। अब उस एक्ट्रेस को अपने द्वारा कही गई बातों को सुनकर अपने आप में बहुत ही लज्जित महसूस होती है और फिर उस दिन से वो उस फिल्म इंडस्ट्री को आना छोड़ देती है। इस तरह से एक टैलेंट लड़की का करियर एक वकील की वजह से खत्म हो जाती है। वहाँ जितने भी सारे पोइट्स लोग थे ये सारे लोग खादी धोती कुर्ता पहना करते थे, लेकिन ये लीगल एडवाइजर पैंट शर्ट और टाई पहना करता था और इसी कारण से ये लीगल एडवाइजर वहाँ पे सबसे अलग दिखता था। चूंकि सुब्बू बॉस के बहुत ही करीब था, इसी कारण से उसे फिल्म प्रोड्यूसिंग करने का मौका मिलता है। इस फिल्म में बहुत ही ज्यादा पैनकेक्स के मेकअप के सामानों को यूज किया गया था, लेकिन इतने खर्च होने के बावजूद भी ये फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप कर जाती है और एसएस वासन गुस्से में उस स्टोरी डिपार्टमेंट को बंद कर देते हैं और उस स्टोरी डिपार्टमेंट में जितने भी सारे राइटर लोग थे सबकी नौकरी चली जाती है और इसके साथ साथ उस लीगल एडवाइजर की नौकरी भी चली जाती है क्योंकि स्टोरी डिपार्टमेंट बंद हो जाता है। जेमिनी स्टूडियो में जो मेस था वो बड़े बड़े राइटर लोग का फेवरेट प्लेस हुआ करती थी। अक्सर लोग वहाँ पर आकर बैठते थे और मीटिंग करते थे। यहाँ की कॉफ़ी काफ़ी फेमस थी। उन दिनों अंग्रेजों का शासन चलता था और अंग्रेजों के शासन में इतने सारे लोग एक साथ मिलकर मीटिंग नहीं कर सकते थे, लेकिन जेमिनी स्टूडियो का मेस में ये संभव था। यहाँ पर एस योग्यार, शंभु सुब्रमण्यम, कृष्णा शास्त्री, हरिंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, ये सारे के सारे लोग वहाँ पे कॉफी पीने के लिए आया करते थे। ये सारे लोग गांधी जी को खूब मानते थे और खादी कपड़ा पहना करते थे। साउथ के लोग कम्युनिज्म से नफरत करते थे और कम्युनिस्ट सिस्टम को नहीं मानते थे, क्योंकि कम्युनिस्ट सिस्टम के अंतर्गत देश के सारे रिसोर्सेज पे देश के गवर्नमेंट का कंट्रोलिंग होता है। इस गवर्नेंस के अंतर्गत आप अलग अलग धर्मों को नहीं मान सकते और आप सरकार के खिलाफ कुछ बोल भी नहीं सकते, जैसे कि नॉर्थ कोरिया और हमारा पड़ोसी चीन। इन देशों में कम्युनिस्ट सिस्टम चलती है और इसी कारण से जेमिनी स्टूडियो में जितने भी सारे लेखक थे ये कम्युनिस्ट सिस्टम को नफरत करते थे। वर्ल्ड के सबसे फेमस इंटरनेशनल सर्कस टीम MRA मोरल रीआर्मामेंट आर्मी 1952 के दौरान चेन्नई पहुंचते हैं। इस टीम में लगभग 200 लोग डिफरेंट कंट्री से थे जो एंटी कम्युनिज्म को सेपरेट करते थे अपने एक्ट के द्वारा। जब वो मद्रास पहुंचते हैं तो एसएस वासन से रिक्वेस्ट करते हैं कि उन्हें वहां पे कुछ रोल प्ले करने का अनुमति दे दिया जाए। एसएस वासन ये सोचकर कि इनके एक्ट से हमारे वर्कर काफी इंस्पायर्ड होंगे, वो अनुमति दे देते हैं। वो वहां पे 2 प्ले शो करते हैं, एक जॉनथन वैली और दूसरा द फॉरगॉटन फैक्टर। प्ले के दौरान उनका परफॉर्मेंस उतना भी अच्छा नहीं था, लेकिन
जॉनथन वैली के एक्ट को परफॉर्म करने के लिए एमआरए का टीम जो बैकग्राउंड सीन में सनसेट और सनराइज का दृश्य बनाया था, ये दृश्य जेमिनी स्टूडियो को खूब पसंद आता है। जेमिनी स्टूडियो के लगभग 600 वर्कर इससे काफ़ी प्रभावित होते हैं। जब एमआरए का टीम वहाँ से चले जाते हैं तब जेमिनी स्टूडियो उनके द्वारा दिखाई गई वो बैकग्राउंड दृश्य अपने कई फिल्मों में कॉपी करते हैं। फिर बाद में एसएस वासन को पता चलता है कि उन्होंने अपने एक्ट के दौरान एंटी कम्युनिज्म मैसेज को भी स्प्रेड किया था। कुछ दिनों के बाद इंग्लैंड से एक व्यक्ति जिसका नाम स्टीफन स्पेंडर होता है, वो जेमिनी स्टूडियो आते हैं, लेकिन जेमिनी स्टूडियो में किसी को ये पता नहीं रहता है कि ये व्यक्ति है कौन और वो क्यों आ रहे हैं। किसी का कहना था ये एक पोएट है, तो किसी का कहना था ये एक न्यूज़पेपर एडिटर है, और इसी कारण से एसएस वासन उनका शानदार तरीके से स्वागत करना चाहते हैं, क्योंकि वो खुद भी एक एडिटर हैं, एक वीकली मैगजीन का जिसका नाम था आनंदा विकेतन। लगभग 4 बजे स्टीफन स्पेंडर वहाँ पे पहुँच जाते हैं। एसएस वासन के द्वारा उनकी अच्छी स्वागत होती है। फिर एसएस वासन स्टेज में जाकर एक लंबा सा स्पीच देते हैं। इस स्पीच में वो भारत की डेमोक्रेसी के बारे में बताते हैं, फ्रीडम के बारे में बताते हैं और कम्युनिज्म सिस्टम के नेगेटिविटी के बारे में बताते हैं। इनके बाद स्टीफन स्पेंडर स्टेज में जाते हैं और वो भी अपनी स्पीच में फ्रीडम, कम्युनिज्म और डेमोक्रेसी के बारे में बताते हैं, लेकिन उनका लैंग्वेज वहाँ पे किसी को समझ में नहीं आता है। सबके सब बड़ी शांत होकर उनके स्पीच को सुनते हैं और स्टीफन स्पेंडर को लगता है कि उनके इस स्पीच पे कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। फिर स्टीफन स्पेंडर अपनी स्पीच को खत्म करके वहाँ से चले जाते हैं। उनका आना और यहाँ से चले जाना एक रहस्य बनकर रह जाती है। फिर कुछ दिनों के बाद अशोका मित्रन को द हिंदू न्यूज़पेपर के जरिए पता चलता है कि एक ब्रिटिश पीरियडिकल द इनकाउंटर एक शॉर्ट स्टोरी राइटिंग का कॉन्टेस्ट रखा हुआ है। अशोका मित्रन खुद भी एक राइटर थे, तो चाहते थे कि मैं भी इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लूं, लेकिन उन्हें द इनकाउंटर मैगजीन के बारे में पता नहीं था, इनका पब्लिशर कौन है और एडिटर कौन है। इस चीज का जानकारी लेने के लिए वो ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी में जाते हैं। वहाँ पे उनको द इनकाउंटर के बहुत सारे पीरियडिकल बुक्स मिल जाते हैं, लेकिन जैसे ही अशोका मित्रन द इनकाउंटर मैगजीन को उठाकर पहले पन्ने को पलटते हैं कि उन्हें एडिटर का नाम दिखता है, और एडिटर का नाम को देखकर वो चौंक जाते हैं, क्योंकि एडिटर का नाम स्टीफन स्पेंडर लिखा हुआ था और ये व्यक्ति वही था जो कुछ दिन पहले जेमिनी स्टूडियो में घूमने के लिए आया हुआ था। अब अशोका मित्रन ये समझ जाते हैं कि स्टीफन स्पेंडर एक बहुत बड़े मैगजीन कंपनी के एडिटर हैं। फिर कुछ सालों तक काम करने के बाद अशोका मित्रन जेमिनी स्टूडियो को छोड़ देते हैं। अब अशोका मित्रन के पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वो महंगे महंगे किताबों को खरीद कर पढ़े, इसलिए वो जो सस्ती किताबें होती थी उसी को खरीद कर वो पढ़ा करते थे। एक दिन जब वो फुटपाथ में जा रहे होते हैं, तभी उनको फुटपाथ में एक किताब की दुकान दिखती है। वो वहाँ चले जाते हैं। फिर उन्हें रशियन रिवॉल्यूशन के 58th एनिवर्सरी में प्रकाशित एक बुक द गॉड दैट फेल्ड की कॉपी मिल जाती है। इस बुक को 6 एजुकेटेड मैन के द्वारा लिखी गई थी, जो अपने कम्युनिज्म की जर्नी को बताए हुए थे, किस तरह से उन्होंने कम्युनिज्म को फॉलो करना शुरू किया था और कम्युनिज्म की नेगेटिविटी को देखकर फिर वापस आ गए थे। ये 6 राइटर थे: एंटी गाइड, रिचर्ड राइट, इग्नाजियो सिलोने, कॉस्टलर, लुइस फिशर एंड स्टीफन स्पेंडर। अशोका मित्रन जैसे ही स्टीफन स्पेंडर के नाम को देखते हैं, इन्हें पूरा रहस्य ही समझ में आ जाता है। आखिर स्टीफन स्पेंडर जेमिनी स्टूडियो क्यों घूमने आए थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि साउथ के लोग भी कम्युनिज्म सिस्टम को विरोध करते थे, और स्टीफन स्पेंडर जो खुद भी कम्युनिज्म सिस्टम को फ्लो किए हुए थे और फिर बाद में इसके नेगेटिविटी को देखकर वापस आ गए थे। अब साउथ के लोगों का और स्टीफन स्पेंडर की सोच एक जैसी थी। इसी के बारे में और प्रकाश डालने के लिए स्टीफन स्पेंडर जेमिनी स्टूडियो आए हुए थे, और इस तरह से अशोका मित्रन इस रहस्य को सुलझा लेते हैं और कहानी खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि नई वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। वीडियो पूरा देखने के लिए आपको धन्यवाद।